नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये होने वाली है Q&A के ऊपर। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सवाल मेरे इंस्टाग्राम पे आए हैं और मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। तो सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और बहुत सारे भाइयों के सवाल थे कि सर अपना एजेंसी का नाम बता दीजिए, आपने किस एजेंसी से काम कराया, हमें भी कोई ऐसी एजेंसी सजेस्ट कर दीजिए जहां से हम लोग अपना काम करवा सकें। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, आज सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आया मैं अपने भाई का आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो भाई का क्वेश्चन आया, सिंह नरेंद्र करके भाई का नाम है, इन्होंने मेरे को कमेंट करा है कि सर आपके हिसाब से कौन सा कंसल्टेंसी सही है, प्लीज सजेस्ट। तो भाई का भी वही सवाल आया है। तो दोस्तों, जैसा इन भाई का सवाल आया ऐसे मेरे पे 3-4 और सवाल आया। मैं आप लोगों को सारे सवाल पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक भाई का आया है जो, तो भाई का नाम है मुस्तफा नम करके भाई का नाम है। इन भाई ने जो मेरे पास सवाल करा है कि एजेंट का नंबर सेंड करो और एजेंसी का नाम क्या है, भाई ने ये पूछा। एक और भाई ने मुझसे पूछा है, साइंस करके भाई का चैनल है, इन्होंने भाई ने पूछा एजेंसी का नाम बताइए। ऐसे करके आप देख सकते हैं ऊपर ये शुभम हल्दर करके इनका भी ये है, एजेंसी का नाम बता दीजिए, तुम्हारा एजेंसी का नाम बताओ, तुम्हारे एजेंसी का नाम बताओ। तो भाई ने बहुत सारी वीडियो में मेरे कमेंट करे हैं कि सर आप हमें एक एजेंसी का नाम बता दीजिए या फिर आपने किस एजेंसी से काम कराया, हमें आप वो सजेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी सवाल दिख रहे हैं सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के एंड में देता हूं। और बाकी इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन आए मैं पहले उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हम वो उठाते हैं। भाई ने पूछा, सुरेंद्र चौहान करके भाई का नाम है, भाई ने पूछा सर मार्च से अभी तक नहीं आया वर्क परमिट क्रोएशिया का। तो सुरेंद्र भाई, अगर आपने मार्च में अप्लाई किया और अभी तक आपका जो वर्क परमिट नहीं आया है तो इसका दो ही कारण हो सकता है। या तो आपके एजेंट ने आपका वर्क परमिट अप्लाई ही नहीं किया है, या तो उन्होंने अप्लाई करा है और वो कहीं फंस चुका है। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कई वर्क परमिट अप्लाई हुए और वो फंस गए, उसके आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो फाइल है उसको विड्रॉ कीजिए और किसी और एजेंट के पास या फिर उसी एजेंट के पास, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा एजेंट तो जेन्युइन था लेकिन क्या कहते हैं मेरी फाइल फंस चुकी है, तो आप उसी एजेंट के पास दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अपनी फाइल ले लीजिए और किसी और जगह दूसरे एजेंट के पास आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने मार्च में अप्लाई किया है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो टोटल 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इसके बाद आपका वर्क परमिट आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने आप वेट करिए, उससे ज़्यादा आप वेट मत कीजिए। तो अगर आपका अभी तक वर्क परमिट नहीं आया तो आप फाइल को विड्रॉ कीजिए और किसी और जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंट के पास अपनी फाइल को आप अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो भाई का आया है, इनका नाम है ग्रेटेस्ट करके भाई का नाम है। भाई ने जो सवाल करा है, टीआरसी कार्ड के लिए अपोस्टाइल पीसीसी चाहिए या फिर अनअपोस्टाइल। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब भी आप अपनी जो फाइल को वीएफएस में सबमिशन करते हैं तो उस समय आप लोगों की जो है अपोस्टाइल पीसीसी ही देनी पड़ती है। तो दोस्तों, जो आप वहाँ पे वीएफएस में आप जमा करते हैं तो अपनी जो ओरिजिनल पीसीसी की कॉपी या फिर कलर कॉपी वीएफएस में आप लोग जमा करते हैं, तो आप उसी पीसीसी को अपने पास रख लीजिए जो कि अपोस्टाइल है और वही लेके आप लोग यहाँ से अप्लाई कीजिए। और जब वहाँ पे आप लोगों को टीआरसी के टाइम पे पीसीसी की जरूरत पड़ेगी तो आप यही पीसीसी वहाँ पे दे सकते हैं। तो इस पीसीसी आप लोगों की जो है टीआरसी बनके आप लोगों को मिल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आया है, राजीव करके इनका नाम है। इनका जो सवाल है, क्रोएशिया के लिए कोई ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जो एम्बेसी से लिया जाता है। तो भाई का ये पूछना है कि भाई ने पूछा कि क्रोएशिया के लिए कोई ऑनलाइन इंटरव्यू होता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्रोएशिया के लिए कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू का सिस्टम अभी तक तो नहीं है। फिलहाल अभी तक इंटरव्यू का कोई भी सीन ऐसा नहीं है जो क्रोएशिया का कोई ऑनलाइन इंटरव्यू होता हो, जैसे माल्टा या फिर और शेंगेन कंट्रीज का होता है। ऐसे क्रोएशिया का अभी तक कुछ नहीं है। आप सीधा वीएफएस में जाते हैं, अपनी फाइल वहाँ पे सबमिट करते हैं, वहाँ पे पेमेंट करते हैं और जब आप लोगों का जो बायोमेट्रिक के लिए आप लोगों को एक रूम में बुलाया जाता है साइड में, तो उस रूम में जाके आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं वो लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सारी जानकारी दी थी कि क्रोएशिया में जो अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हैं तो उस समय आप लोगों से किस किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को सारी जानकारी अपनी पिछली वीडियो में दे दी, आप लोगों को शायद में शो हो रही होगी। और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि जब भी आपका वीएफएस हो तो आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आप इस सवाल का जवाब देता हूँ। क्रोएशिया के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन का सिस्टम इंटरव्यू का नहीं है। वहाँ पर जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तभी आप लोगों से वो लोग बेसिक सा सवाल आपके ही पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके पूछते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
तो नॉर्मल से 4-5 सवालों को पूछते हैं कंफर्म करने के लिए कि जेन्युइन जो है कैंडिडेट है या नहीं है, और उसके बाद वो आप लोगों का बायोमेट्रिक लेके आप लोगों को जो है थैंक यू बोल के आप लोगों को वापस भेज देते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भाई का आया है, भाई का नाम है सूरज राणा करके। भाई का सवाल है, सर भाई आपका नंबर सेंड कर दो, या फिर भाई आपका, भाई ने 2 कमेंट करे हैं, भाई ने पूछा भाई आपका नंबर सेंड कर दो। तो सूरज राणा भाई, अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल मेरे से पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, और इससे भी अगर आपकी क्वेरी का जो है समाधान नहीं हो रहा तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी शो हो रही होगी, आप वहां पे मुझे आके डीएम कर दीजिए, मैं वहां पे जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दे दूंगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको हमसे बात करनी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, मैं कईयों का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास सवाल आ रहे हैं मैं सबके जवाब दे दूं, लेकिन मैं आप लोगों को साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो, कि मेरे पे कितने ज्यादा जो है मैसेज आ रहे हैं, कितने ज्यादा मेरे पे क्वेरीज आ रही है। तो दोस्तों मैं पहले इन लोगों के क्वेरी सारे सॉल्व कर रहा हूँ, और अपना मैं नंबर इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया तो बहुत ज्यादा मेरे पास कॉल आने लगेगी और मैं उसका जवाब, फिर मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों अगर किसी भी तरीके का आप लोगों का सवाल है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आप लोगों को सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपका किसी भी रिलेटेड सवाल है तो आप वहां पे आके मुझसे पूछे, मैं आपका जवाब दे दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे पास मैसेज किया करिए तो सीधा अपना जो भी क्वेरीज है आप वो बताइए, क्योंकि कई दोस्तों का मेरे पे मैसेज आता है वो सीधा हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उनको हाय हेलो बोलता हूँ, फिर वो वहां से अपना क्वेश्चन बताते हैं, फिर मैं उनको जवाब देता हूँ, तो इसे 3-4 दिन का टाइम लग जाता है, 2-3 दिन इसमें इसी में लग जाते हैं। तो आप सीधा अपना सवाल पूछिए, ठीक है आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत बना हुआ है, लेकिन आप सीधा अपना सवाल पूछिए, मैं आप लोगों को जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैं आप लोगों को जवाब ऑन द स्पॉट ही दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नंबर मत मांगिए, आपका जो भी सवाल है आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पे आप लोगों के जो भी सवाल के जवाब मैं दे दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भाई का है, राजेश ऑफिशियल करके भाई का नाम है। भाई ने सवाल पूछा है कि हेलो भाई, अभी 15 सितंबर को VFS में सबमिशन किया हूँ, कब तक आएगा वीजा स्टैंपिंग होके। तो भाई अगर आपने 15 सितंबर को अपने सबमिशन किया तो 15 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि आपकी जो है 31 दिसंबर से पहले आपका वीजा स्टैंप होके आपके पास आ जाएगा। तो जो आपका जो है न्यू ईयर जो है क्रोएशिया में मनने की पूरी उम्मीद है, तो आप इंतजार कीजिए और पूरी तैयारी कीजिए, और जब तक भी आप इंडिया में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भाई का है, रिहान सदसा करके भाई का नाम है। इन्होंने पूछा है भाई मस्कट ओमान से क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया है, कैसे पता चलेगा ऑफिस ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एजेंट फेक है, आपका जो है उसने वर्क परमिट अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने एजेंट से बात कीजिए और उनसे जो है एप्लीकेशन की सबमिशन स्लिप मांगिए। अगर आप लोगों को सबमिशन स्लिप देने से मना करता है तो आप उनका पेमेंट रोकिए और उनसे बोलिए कि सर जब मुझे सबमिशन स्लिप मिलेगी तभी मैं आप लोगों को अगला पेमेंट करूंगा। क्योंकि दोस्तों कई सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके एजेंट ने उनसे पैसे ले लिए, उनका एप्लीकेशन के लिए क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, और 2 महीने 4 महीने उनको ऐसे ही वेट करना पड़ता है। और जब वो अपने एजेंट से बार बार सवाल पूछते हैं कि सर आप हमारा दिखाइए कि आपने अप्लाई किया या नहीं किया, तब जाके उनका क्रोएशिया में वर्क परमिट के लिए एजेंट अप्लाई करता है और उनको फिर जाके सबमिशन स्लिप उनको देता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई करें तो अपने एजेंट से पूछिए बार बार कि सर मेरा क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस चल रहा है, मेरा आपने अप्लाई किया या नहीं किया, और अगर आपने अप्लाई किया है तो मुझको उसका सबमिशन स्लिप दिखाइए, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरे एजेंट ने जेन्युइन तरीके से मेरा क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो आया है प्रजीत कुमार भाई का नाम है। भाई ने पूछा सर कोई हैंड टैटू का चक्कर तो नहीं होता क्रोएशिया फ्लाइट के लिए। तो भाई अगर आपका वीजा आ चुका है तो फ्लाइट के लिए कोई हैंड टैटू का चक्कर नहीं होता, और जहां तक मेरी नॉलेज है आपका वर्क परमिट लेने तक में और वीजा स्टैंपिंग होने तक में और फ्लाइट होने तक में किसी भी चीज में आपका टैटू का कोई चक्कर नहीं है। आप आराम से फ्लाई कीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भाई का है, मल्लेश्वर करके भाई का नाम है। इन्होंने पूछा सर हेलो ब्रदर, आई हैव सबमिटेड माय डॉक्यूमेंट इन VFS ऑन सितंबर 21st, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट पासपोर्ट वीजा स्टैंपिंग। तो भाई का भी वही सवाल है। भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि सितंबर 21 में इन्होंने अप्लाई किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप वेट कर लीजिए। दिसंबर लास्ट तक आप लोगों का आपका पूरा उम्मीद है कि आपका वीजा स्टैंप होकर आपके पास आ जाएगा। न्यू ईयर जो है आपका क्रोएशिया में ही मनेगा, और जब तक भी आप इंडिया में अपनी फैमिली के साथ और अपनी कंट्री में आप पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भाई का है, वीकू अरोड़ा करके भाई का नाम है। भाई ने पूछा है भाई अगर चश्मा लगा हो तो फिर, तो मैं भाई का जवाब देता हूं। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जहां पे आप विद सनग्लासेस नहीं जा सकते। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जा सकते, लेकिन
बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप चश्मे के साथ भी जा सकते हैं। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में अप्लाई करा है और कौन सा आपका प्रोफेशन वहाँ पे जाके आप काम करने वाले हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका चश्मा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल सी बात है, अगर आप वैसी नॉर्मल किसी भी उसमें जा रहे हैं ब्लू कलर जॉब में, तो आपको किसी भी तरीके की चश्मे से कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इन भाई का एक और सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। भाई ने पूछा, भाई क्रोएशिया में सैलरी यूरो में मिलती है या फिर क्रोएशिया करेंसी में? तो दोस्तों 31 दिसंबर 2022 से पहले क्रोएशिया में जो है कूना चलती थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 से क्रोएशिया शेंगन कंट्री का हिस्सा बन चुका है और अधिकतर शेंगन कंट्रीज में यूरो ही चलती है। तो क्रोएशिया में भी 1 जनवरी 2024 से यूरो वहां पे चलना चालू हो गई है और वहां पे जो सैलरी है यूरो में ही आप लोगों को मिलेगी जब भी आप वहां पे काम करने के लिए जाएंगे। अगला सवाल जो है दोस्तों, अगला सवाल मरकस मक्का करके भाई का नाम है। भाई ने पूछा है, भाई मुझे 3 मंथ हो गए, मैंने कहा एजेंट से बात की, उसने इस मंथ में वेट करने के लिए कह रहा है। भाई अगर आपके 3 महीने हो चुके हैं तो आप 1 मंथ और वेट कर लीजिए, 4 मंथ में आपका वर्क परमिट आ जाएगा। नहीं तो आप 10 दिन और वेट कीजिएगा, उसके बाद अपना एजेंट से बात करो, उसके बाद अपना आप कहीं और रीअप्लाई कर दो। क्योंकि दोस्तों 4 या 4.5 महीने से ज़्यादा नहीं लग रहा है, 4-4.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भाई का है, रवि प्रताप करके भाई का नाम है और भाई ने पूछा है, भाई मेरा पासपोर्ट ECNR है, ECR नहीं है, तो जाने के लिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं? तो दोस्तों अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या फिर किसी भी शेंगन कंट्री में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे ECR और ECNR का कोई भी सीन नहीं होता। आपका पासपोर्ट किसी भी तरीके का हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। जब आप गल्फ कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ECR और ECNR का सीन होता है। यूरोप कंट्रीज के लिए किसी भी तरीके का ऐसा सीन नहीं है, आप बेफिक्र होकर अप्लाई कीजिए, आपका जो है वीजा आपका लग के आपके पास आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भाई का आया है, विक्रम करके भाई का नाम है। भाई ने पूछा है, सर किचन हेल्पर जॉब में कितनी सैलरी है और वो सीजनल वीजा क्या होता है? सीजनल वीजा पे भेज रहा है, क्या ये साल का वीजा ही परमिट लगेगा? तो इनका सवाल है किचन हेल्पर के लिए कितनी सैलरी होती है। तो किचन हेल्प में मिनिमम सैलरी 800 यूरो वहाँ पे हो चुकी है, तो मिनिमम आपको 800 यूरो मिलेगी ही मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपके 1000 से 1100 यूरो तक आराम से बनेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल है सीजनल वीजा का, तो दोस्तों सीजनल वीजा पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीजनल वीजा पे आप मत जाइए। सीजनल वीजा जो 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का होता है, आप लोग 1 साल का वर्क परमिट ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसे में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन अगर आप सीजनल वीजा में जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना वहां पे जाके करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप 1 साल का वर्क परमिट लेके जाइए प्रॉपर तरीके से, और वहां पे जाके आपका वर्क परमिट जो है रिन्यू होता रहेगा। तो उसके बाद आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आया है दीप सिंगर के भाई का नाम है। भाई ने ये पूछा कि कितना खर्चा आता है वर्क परमिट के लिए। तो दीप भाई अगर आप क्रोएशिया में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एजेंट के अलग अलग खर्चे हैं। नॉर्मल आपको मैं बता दूं 5 लाख से 6 लाख तक नॉर्मल है। इसके अलावा 7 लाख 8 लाख तक भी कई एजेंट जो आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से आप एक जेन्युइन खर्चा पूछेंगे तो 6 से 7 लाख में आपका जो है क्रोएशिया का काम हो जाना चाहिए। और आप ऐसा ही एजेंट ढूंढिए जो आपसे 6 से 7 लाख में काम करके दे दे, या फिर इससे कम हो तो भी आप लोगों के लिए वो बेहतर एजेंट रहेगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल है भाई का आया है, लॉकी गेमिंग करके भाई का नाम है। भाई ने पूछा लव फ्रॉम नेपाल, नेपाल में कितना % चांस होता है वर्क परमिट आने में ब्रो, प्लीज हेल्प मी। तो दोस्तों अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है, आपका एजेंट जेन्युइन है, तो वर्क परमिट तो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। और इसके अलावा जब आप VFS में फाइल सबमिशन करते हैं तो वहां पे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो नेपाल वालों के लिए भी 99.99% वीजा का रेशियो चल रहा है आज के टाइम पे। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपका बिल्कुल जो अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपका वीजा आना ही आना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भाई का है, हेलो माय नेम इज साजिब मोल्ला, एग्रीकल्चर के बारे में एक वीडियो बनाओ प्लीज ब्रो, क्या काम है और कितना सैलरी है। तो दोस्तों क्रोएशिया में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो अगर आप एग्रीकल्चर के ही काम में जाना चाहते हैं तो आप किसी और कंट्री में अप्लाई कीजिए, या फिर आप क्रोएशिया में जाके किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रोएशिया का वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्रोएशिया में अगर एग्रीकल्चर के काम पे जा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, क्रोएशिया जाके आप पुर्तगाल जा सकते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम नहीं है, वहाँ पे के जो लोकल लोग हैं वही एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा करते हैं। तो आपको और किसी होटल लाइन में या फिर कंस्ट्रक्शन साइड में ऐसी जगह में आप लोगों को जॉब आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मुश्किल होगा क्रोएशिया में एग्रीकल्चर का काम ढूंढना। अगला सवाल भाई का आया है। भाई ने पूछा है, भाई क्रोएशिया के लिए 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है, सर कोई रास्ता बताएं, कोई ऑफिस एड्रेस या एजेंट, या अगर आप काम करते हैं क्रोएशिया के लिए वर्क परमिट के लिए तो प्लीज रिप्लाई।
तो भाई आप 2 साल से वेट क्यों कर रहे हैं? आप किसी जेन्युइन या फिर रजिस्टर्ड एजेंट्स के पास जाके अपना काम करवाइए। और आप लोगों को बता दूं, मैं किसी भी तरीके का एजेंट का काम नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे से उतनी उम्मीद मत रखिए कि मैं आप लोगों का काम करा के दे दूंगा। हाँ, अगर आपकी किसी भी तरीके के सवाल है तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। और इसके अलावा जहाँ तक रही बात एजेंट की, तो आप खुद से देखिए, कोई आपको बेहतर एजेंट या फिर जेन्युइन एजेंट आपका मिल जाएगा और उसको आप सारे काम देखिए कि उसने कितना काम पास्ट में करवाया है। तो उस हिसाब से आप एक रजिस्टर्ड जेन्युइन एजेंट के पास आप टेंशन फ्री होकर अप्लाई कर दीजिए और आपका जल्दी जल्दी वर्क परमिट मिलके आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों लास्ट सवाल लेते हैं। लास्ट सवाल जो है तरुण मेहरा करके भाई का है। भाई ने पूछा है, हेलो सर, मेरा वर्क परमिट नहीं आया, अभी 16 जुलाई को अप्लाई किया है, कितना टाइम और लग सकता है? तो तरुण भाई आप नवंबर तक और वेट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका वर्क परमिट नहीं आता तो आप अपने एजेंट से कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि 4 महीने इनफ हुआ है आज के टाइम पे वर्क परमिट आने के लिए। और अगर आपके एजेंट ने आपका जो है फाइल लगा रखी है वर्क परमिट के लिए, तो आपका जरूर नवंबर लास्ट तक आपका वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि मैं अपने एजेंट का नाम आप लोगों को क्यों नहीं बता रहा हूं। और बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि आप हमें एजेंट का नाम बता दीजिए, एजेंट का नाम बता दीजिए। मैं आप लोगों को क्यों नहीं बता रहा हूं? तो दोस्तों अभी जो है मेरी क्रोएशिया की फाइल पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, तो अभी मेरा वीजा नहीं आया है। जिस एजेंट से मैंने अप्लाई किया है मेरे नज़रिए में वो पूरी तरीके से जेन्युइन है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। एक बार मेरा वीजा आ जाए, मैं क्रोएशिया में लैंड हो जाऊं और मेरा वहां पे जाके सारा प्रोसेस क्रोएशिया में जाके कंप्लीट हो जाएगा, एक बार मैं जॉब करने लगूंगा, तब मैं आप लोगों को अपने एजेंट का सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा कि हाँ ये जो एजेंट है जेन्युइन है। क्योंकि कई सारे एजेंट ऐसे हैं जो वीजा लगवा देते हैं, यहाँ से फ्लाइट करवा देते हैं और वहां पे जाके आप लोगों का टीआरसी नहीं बनता, आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, आप लोगों का वहां पे जो है एम्प्लॉयर रिसीव करने नहीं आता। तो दोस्तों इसीलिए मैं अपने एजेंट का नाम आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने अपने एजेंट का नाम रख दिया और आगे जाके मेरे साथ किसी भी तरीके से गलत हो गया या फिर उसी एजेंट से आपने काम करवाया और गलत हो गया, तो आप ये चीज आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो एक बार मेरा वीजा आ जाए, मैं क्रोएशिया में लैंड हो जाऊं, मेरी वहां पे जाके जॉब लग जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगा मैंने कैसे एजेंट से काम करवाया है। आप लोगों को खुद मैं अपने एजेंट से बात करवाऊंगा कि हाँ ये है मेरा एजेंट और आप इनसे काम टेंशन फ्री होकर करवा सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ समय और वेट कीजिए, मैं सारी डिटेल अपने एजेंट का दे दूंगा आप लोगों को और उस एजेंट से आप भी अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।